हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम एसएससी सीएचएसएल 20 मार्च 2023 के शिफ्ट 2 के मैथ्स के प्रश्न सोल्व करेंगे और ये आज हमारा प्रैक्टिस सेट 30 है, ठीक है। और देखिए इस शिफ्ट में कुछ आसान प्रश्न भी हैं तो कुछ अच्छे प्रश्न भी पूछे गए हैं, ठीक है। तो चलिए फटाफट से शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। अब इसमें देखिए ए अकेला एक मेज़ को 30 दिनों में बना सकता है, जबकि बी अकेला इसे 15 दिनों में बना सकता है। बी ने अकेले काम शुरू किया और 8 दिनों तक काम किया। शेष कार्य को ए अकेला जो है कितने दिनों में पूरा कर सकता है। अब देखिए ए जो है ये 30 दिन में कार्य कर सकता है और बी जो है ये 15 दिन में कार्य कर सकता है। दोनों टोटल वर्क होंगे, आपस में बराबर होंगे, तो यहाँ से ए और बी की एफिशिएंसी का रेशियो ये आपको दिखाई पड़ रहा है 1:2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप किसी भी साइड से जो है टोटल वर्क कैलकुलेट कर लेंगे। टोटल वर्क आपका क्या हो जाएगा, बी की एफिशिएंसी 2 रखेंगे और इनटू में 15, यानी कि 15 दूनी का 30 यूनिट का आपके पास टोटल वर्क हो जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो आप इस साइड से भी कैलकुलेट कर सकते थे। आपसे प्रश्न में बोला गया यहाँ पर बी जो है ये 8 दिन तक काम करता है और इसके बाद चला जाता है। अब ए जो है यहाँ पर शेष कार्य को मान लेते हैं टी टाइम में कंप्लीट करता है, तो ये बराबर टोटल वर्क आपका 30 होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ से अगर एफिशिएंसी रखेंगे बी की 2, यहाँ पर ए की एफिशिएंसी 1 रखेंगे, इनटू में टी हो जाएगा इक्वल टू ये 30। अब यहाँ पर 8 दूनी का 16 इधर घटाएंगे तो टी इक्वल टू कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। और टी हमने माना क्या था, ए द्वारा लिया गया टाइम माना था, यानी कि ए जो है यहाँ पर शेष कार्य को 14 दिनों में कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए किस वर्ष कंपनी जेड का कुल उत्पादन कंपनी एक्स के कुल उत्पादन से 30% अधिक है। तो सबसे पहले तो देखिए 2018, 2020, 2021 और 2019 ये 4 डेटा आपको चेक करना है। इसके अलावा आपको कुछ भी चेक नहीं करना, ठीक है। अब यहाँ पर x के सापेक्ष देखना है z का, तो z का आपके पास यहाँ पर ट्रायंगल से जो है यहाँ पर डिनोट किया गया है। ग्राफ यहाँ पर आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये वाले जो लाइन दे रखी है ये आपकी z की यहाँ पर दे रखी है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर x की देखेंगे तो ये डॉट से दर्शाया गया है, यानी कि यहाँ पर ये वाला ग्राफ जो है वो आपका x का है। तो यहाँ पर सबसे पहले 2018 में देखेंगे तो यहाँ पर 45 से ही आपके पास 65 दे रखा है, ठीक है। तो कितने का आपको यहाँ पर डिफरेंस दिखाई पड़ा, 20 ज़्यादा है, यानी कि किससे, 45 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो यहाँ पर आप कैलकुलेट करें, 5 से 4 कट जाएगा, 4 बार कट जाएगा, 5 से 9 बार कट जाएगा। तो क्या ये आपको बराबर 30% दिखाई पड़ रहा है? नहीं है, ये बराबर 30% के नहीं है। तो यहाँ पर ये 2018 का हमने कैलकुलेट किया, ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। इसी तरह से 2020 में आप यहाँ पर चेक करेंगे तो ये 50 लिखा हुआ है और ये आपके पास यहाँ पर 65 यानी कि 65 है, ठीक है। तो 50 से 65 यानी कि कितने का डिफरेंस है, यानी कि 15 ज़्यादा है किससे, 50 से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो ये हमने यहाँ पर 2020 का डेटा कैलकुलेट किया है और यहाँ पर ये आपको दिखाई पड़ रहा होगा कि ये बराबर 30% आ जाएगा, यानी कि 2020 आपके प्रश्न का सही जवाब होगा। अदरवाइज़ यहाँ पर देखिए 2020 पर भी आपका आंसर नहीं मैच होता, तो 2021 पर भी आप चेक करके देखते और 2020 पर भी आप 2019 पर भी आप चेक करके देखते, ठीक है। इन दोनों पर भी आपको कैलकुलेशन करनी पड़ती, तो भी आपके पास यहाँ पर देखिए यहाँ पर आंसर मैच नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब वही प्रश्न यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हो तो जो इंग्लिश वाले पढ़ सकते हैं। पी के आय क्यू के आय का 150% है और पी का वे जो है क्यू के वे का 60% है। यदि क्यू अपनी आय के 20% की बचत करता है तो पी अपनी आय से कितने प्रतिशत की बचत करता है। अब 150% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/2 होती है, ठीक है। तो अगर हम Q का यहाँ पर Q की इनकम 2 यूनिट मान ले तो P की इनकम आपके पास 3 हो जाएगी, क्योंकि 2 का 3/2 कैलकुलेट करेंगे तो 3 आएगा, ये इनकम का रेशियो आ जाएगा। इसी तरह से एक्सपेंडिचर का देखेंगे तो यहाँ पर 60% की फ्रैक्शन वैल्यू 3/5 होती है, यानी कि 5 अगर आपके पास Q की जो है Q का एक्सपेंडिचर है तो यहाँ पर 3 यूनिट आपके पास P का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये इनका एक्सपेंडिचर का रेशियो आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर x एक नियतांक मान ले तो 3x और 2x इनकी इनकम हो जाएगी, और y यहाँ पर नियतांक मान ले तो 3y और ये 5y आपके पास इनका एक्सपेंडिचर हो जाएगा। अब प्रश्न में आपसे यहाँ पर बोला गया है कि ये जो है Q अपनी आय के 20% की बचत करता है। अब Q की आय जो थी अपने आप में 100% थी, इसका 20% इसने बचा लिया, तो यहाँ पर खर्च कितना कर दिया, 80% कर दिया। 80% की फ्रैक्शन वैल्यू आपको पता है 4/5 होती है। तो यहाँ पर अगर आप इस Q की इनकम यानी कि 2x का 4/5 कैलकुलेट करें तो Q का एक्सपेंडिचर यानी कि खर्च आ जाएगा, जो कि यहाँ पर 5y है, तो बराबर 5y। तो यहाँ से x और y का अगर रेशियो कैलकुलेट करें तो 25:8 आ जाएगा। तो x हमारा 25 यूनिट, y हमारा 8 यूनिट।
तो इनकी इनकम और एक्सपेंडिचर आप यहाँ पर लिख लीजिए। 25 3 75 आपके पास ये हो जाएगा, 25 दूनी का 50 आपके पास ये, 8 3 का 24 ये, 8 5 40 ये। तो देख लीजिए पी ने जो है यहाँ पर टोटल 75 में से 24 खर्च कर दिया, तो बचा कितना, 51 बचा, कितने में से, 75 में से, और गुणा कर देंगे 100 से। तो इसे कैलकुलेट कर दीजिए, आपके पास परसेंटेज में जो है इसकी बचत आ जाएगी। 25 3 75 हो जाएगा, 25 चौके 100 हो जाएगा, 3 से काटेंगे तो 17 3 51 हो जाएगा, 17 4 68% आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, इसमें देखिए ट्रायंगल एनओपी की दो माध्यिकाएं एनए और ओबी जो है एक दूसरे को एस पर समकोण पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एनए बराबर 15 सेंटीमीटर, ओबी बराबर 15 सेंटीमीटर और तो ओ ए की लंबाई क्या होगी, ये आपको कैलकुलेट करके बतानी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक ट्रायंगल बना लेते हैं एनओपी। ये आपके पास यहाँ पर एक ट्रायंगल हो जाएगा एनओपी। ठीक है, अब इसमें दो माध्यिकाएं हम खींच लेते हैं जो कि यहाँ पर परस्पर एक दूसरे को लंबवत काटते हैं। एक ये माध्यिका मान लीजिए, ठीक है, इसी तरह से एक जो है इसकी माध्यिका ये मान लीजिए। अब ये दोनों जो है एक दूसरे को लंबवत काटती हैं, ये आपसे प्रश्न में बोला गया। ठीक है, और ये बिंदु एस पर यहाँ पर प्रतिच्छेद करती हैं, और यहाँ पर ये आपके पास एन ए है और ये आपके पास ओ बी है। ठीक है, आपको पता है कि माध्यिकाएं जिस बिंदु पर काटती हैं वो उस त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है, और केंद्रक जो है माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांट देता है। ठीक है, तो ये भी 2:1 के अनुपात में बांट सकेगी। अगर मैं यहाँ पर एन ए की बात करूँ तो यहाँ पर टोटल एन ए आपके पास 2 और 1 3 यूनिट की हो रही है, जबकि प्रश्न में इसकी लंबाई आपको 15 सेंटीमीटर दे रखी है, यानी कि डेटा 5 गुना लिखा हुआ है। इसी तरह से यहाँ पर अगर OB की बात करूँ तो यहाँ पर OB जो है यहाँ पर 2 और 1 3 यूनिट आपके पास टोटल लंबाई हो रही है, जबकि प्रश्न में इसको भी 15 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि ये भी 5 गुना दे रखा है। ठीक है, अब अगर अलग अलग ये दी होती हैं इनकी लंबाइयाँ NA और OB की, तो आप यहाँ पर ये OS और AS है ये आप अलग अलग कैलकुलेट करते और फिर इसमें जो है पाइथागोरस थ्योरम लगाते और OA की लंबाई कैलकुलेट कर लेते। बट यहाँ पर सेम दे रखी है, यानी कि सेम गुणा आपको यहाँ पर दे रखा है डेटा, तो आप यहाँ पर OA कैलकुलेट करेंगे पाइथागोरस थ्योरम से, 2 का स्क्वायर प्लस कर देंगे 1 का स्क्वायर, तो अंडर के अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 4 1 5 हो जाएगा, √5 आपके पास ये आ जाएगी। बट यहाँ पर देखिए डेटा आपको ये 5 गुना दे रखा था, तो ये भी आपके पास OA जो है ये भी √5 न होकर √5 का 5 गुना करेंगे, यानी कि 5 √5 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा सेंटीमीटर में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, कोस थीटा बराबर 9/13 दे रखा है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोसेक थीटा, यानी कि कोसेक थीटा का मान आपको कैलकुलेट करके बताना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनाए, और ये वाला अगर थीटा है तो 9 आपके पास बेस, 13 हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर आपका क्या हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर 13 का स्क्वायर माइनस 9 का स्क्वायर कर देंगे, तो यहाँ से अंडर रूट के अंदर आएगा 4 × में 22, यानी कि 2 √22 आप इसको लिख लेंगे, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 13 बटे आपके पास ये 2 √22 हो जाएगी। बट यहाँ पर ये ऑप्शन में दिया नहीं गया, तो हम यहाँ पर इसको √22 से ऊपर और नीचे क्या कर देते हैं, गुणा करा देते हैं, तो ये ऊपर 13 √22 आपके पास आ जाएगा, बट्टे में 22 दूनी का 44 आपके पास आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये तो आसान सी कैलकुलेशन है। यहाँ पर अगर कैलकुलेट करें तो 2 6 12 का एलसीएम आपके पास 12 हो जाएगा, ये 6 आ जाएगा, प्लस ये 2 आ जाएगा, प्लस ये 1 आ जाएगा, यानी कि 9/12 आया, 3 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 आएगा। ठीक है, और ये 3/4 बराबर दे रखा है, तो ये फर्स्ट आपका करेक्ट दे रखा है। सेकंड देखिए, इसमें आप यहाँ पर 6 12 और 20 का एलसीएम लेंगे तो ये आपके पास 60 आ जाएगा, ये 10 आ जाएगा, प्लस ये 12 5 60 5 आ जाएगा, 20 या 60 ये 3 आ जाएगा, बराबर इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर जो है 18/60 आ जाएगा, 6 से डिवाइड है 3/10 आ जाएगा, जबकि आपको 3/5 दे रखा है, तो ये सेकंड आपका सही नहीं है, तो केवल फर्स्ट आपका सही है। ठीक है, इसमें देखिए यहाँ पर अब देखिए त्रिकोणमिति का प्रश्न है, और ये ऐसे प्रश्न आप तभी सोल्व कर पाएंगे जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी हो। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये एक जो लिखा हुआ है, अगर मैं इस एक की जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिख दूं, भाई आपको कोट थीटा और कोसेक थीटा पदों में फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा लिखूंगा, एक की जगह है, तो उसमें भी जो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, वो मैं डायरेक्ट यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, तो ये कोट थीटा प्लस का कोसेक थीटा, और यहाँ पर ये ब्रैकेट बंद, और ये आपके पास यहाँ पर माइनस में आएगा, ये कोसेक थीटा
और एक बार प्लस हो जाएगा कोट थीटा और एक बार इनका डिफरेंस यानी कि कोसेक थीटा और ये माइनस का कोट थीटा और बटे में आपके पास यहाँ पर लिखा हुआ है कोट थीटा और ये माइनस के अंदर कोसेक थीटा और ये प्लस का 1। अब देखिए इसको एक बार थोड़ा सा समझिए। इसमें जो है मैंने यहाँ पर ये जो लिखा है ये मैंने कैसे लिखा है इसको थोड़ा सा एक बार फिर से समझिए। इसमें जो एक लिखा हुआ है आप यहाँ पर जानते हैं कि कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा, इसके पदों में यहाँ पर ये फॉर्मूला होता है बराबर 1। ठीक है, अब एक की जगह मैं ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसमें एक की जगह मैंने ये लिखा और इसमें भी देखिए आप यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला भी साथ में लगा कर इसको यहाँ पर ये डायरेक्ट मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर काम डायरेक्ट करेंगे तभी आप जो है थोड़ा सा समय बचा पाएंगे। अब इसमें भी ये चीज़ आपको कॉमन दिखाई पड़ रही है। अब ये भी मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेकिन मैंने यहाँ पर एक लाइन जो है समझाने के लिए बढ़ाई थी। ठीक है, ये कोट थीटा आ गया प्लस का कोसेक थीटा आ गया और ब्रैकेट के अंदर यहाँ पर देखिए 1 आ जाएगा माइनस के अंदर। अब ये माइनस का चिन्ह इस ब्रैकेट में गुणा कराएंगे तो यहाँ पर ये कोसेक थीटा आ जाएगा और ये प्लस हो जाएगा माइनस माइनस, ये कोट थीटा हो जाएगा और बटे के अंदर कोट थीटा और ये आपके पास माइनस का कोसेक थीटा और ये प्लस का 1। अब आप देख सकते हैं ये वाली ब्रैकेट बटे में और ये वाली ब्रैकेट सेम है, आपस में कट जाएंगे, बचा क्या कोट थीटा प्लस का कोसेक थीटा। आंसर लगा दीजिए। ठीक है, अब इसमें देखिए बिंदु y से खींची गई स्पर्श रेखा वृत्त को x पर स्पर्श करती है। O इस वृत्त का केंद्र है। यदि OY इक्वल टू 50 सेंटीमीटर है और XY इक्वल टू 40 सेंटीमीटर है तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। अब आपको ये पता है कि आप दिमाग में देखिए चित्र बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये आपको पाइथागोरस थ्योरम लगती हुई दिखाई पड़ रही है। आंसर लगा देते 30 सेंटीमीटर। ये आपको डायरेक्ट दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, बट यहाँ पर मान लीजिए आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो आप यहाँ पर क्या करेंगे एक सर्किल बना लेंगे और इसमें ये इसका केंद्र मान लीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये मान लीजिए कोई बिंदु y दे रखा है। ठीक है, और इस बिंदु से जो है यहाँ पर इस तरह से ये एक स्पर्श रेखा खींची जाती है और ये केंद्र से आपके पास यहाँ पर इस बिंदु y की दूरी OY आपके पास यहाँ पर ये 25 दे रखा और ये इसको मान लेते हैं ये जो है x पर स्पर्श कर रही है। ठीक है, तो ये आपको XY 40 दे रखा है और यहाँ पर जो है अगर आप इसको मिलाएं केंद्र को इस स्पर्श बिंदु से मिलाएं तो ये परस्पर यहाँ पर देखिए 90 डिग्री के कोण पर मिलती हैं। ठीक है, त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण 90 डिग्री का बनता है। आपको यहाँ पर ये त्रिज्या कैलकुलेट करनी है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। अंडर रूट के अंदर क्या आ जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो 10 इंटू में ये 90 आ जाएगा यानी कि अंडर रूट के अंदर 900 बनेगा और 900 का वर्गमूल 30 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए 60 प्रति किलो की चाय को 70 प्रति किलो की चाय से किस अनुपात में मिलाया जाए ताकि मिश्रण को जो है ₹80 प्रति किलो की दर पर बेचने पर जो है 25% का लाभ होता है। 25% का लाभ यानी कि 1/4 इसके फ्रैक्शनल 4 की वस्तु 1 अधिक में बेची गई यानी कि ये CP हो जाएगा, ये SP हो जाएगा। बट यहाँ पर 80 रुपये ये आपको सेलिंग प्राइस दे रखा था तो ये 80 रुपये आपके पास 5 यूनिट की वैल्यू दे रखी, कितना गुना 16 गुना लिखा हुआ। तो कॉस्ट प्राइस भी आपके पास 4 नौकर 4 का 16 गुना करेंगे यानी कि 64 रुपये आपके पास ये कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। अब ये कॉस्ट प्राइस हमने इसलिए कैलकुलेट किया क्योंकि यहाँ पर ये भी आपके पास कॉस्ट प्राइस यानी कि क्रय मूल्य दिए रखे हैं। ठीक है, और हम यहाँ पर जो लगाने वाले हैं वो एलिगेशन लगाने वाले हैं। ठीक है, तो ये 60 लिखा, ये 70 लिखा और हमें चाहिए कितना मिश्रण का मूल्य 64। तो यहाँ पर एलिगेशन लगाएंगे तो यहाँ पर 6 का डिफरेंस, यहाँ पर 4 का डिफरेंस, रेशियो बनाएंगे तो 3:2 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखिए 2019 से 2021 के कला अवधि में फैक्ट्री O के औसत उत्पादन का इसी कला अवधि में जो है फैक्ट्री M के औसत उत्पादन से अनुपात क्या है। तो जो इंग्लिश वाले हैं वो इसे पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भाई आप यहाँ पर देखिए इसमें आपको फैक्ट्री O का देखना 2019 से 2021 तक। तो O का देखेंगे तो ये आपको ग्रे कलर वाला यहाँ पर ये डेटा आपको दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, मैं लिख देता हूँ। ये 15 लिखा हुआ है, ये 18 लिखा हुआ है और ये आपका यहाँ पर 31 लिखा हुआ है। तो ऐड कराएंगे तो ये 18 और 15 33 हो जाएगा और 31 यानी कि 64 64 हो जाएगा। 3 से डिवाइड करेंगे तो औसत आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप यहाँ पर इसमें देखेंगे भाई M के अंदर फैक्ट्री M के अंदर देखेंगे यानी कि आपको ब्लू वाला ग्राफ देखना है। तो इसमें देखेंगे तो ये आपका 21 लिखा हुआ है और इसमें देखेंगे तो ये आपका यहाँ पर 33 लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें यहाँ पर ये 19 लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप इनको ऐड करेंगे तो ये 21 और 19 ये आपके पास 40 हो जाएगा और ये
33 यानी कि 73 हो जाएगा, बट्टे 3 करेंगे तो ये औसत आ जाएगा। इनका रेशियो बताना, तो देखिए 3 से आपको डिवाइड नहीं करना है क्योंकि 3 से 3 कट जाएगा, अनुपात बनाएंगे तो यहाँ पर 64:73 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। इसमें देखिए 14 नोटबुक बेचने पर एक विक्रेता 9 नोटबुक के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करता है, उसका प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। और यहाँ पर आपको दे रखा है सभी नोटबुक का विक्रय मूल्य समान है, सभी नोटबुक का क्रय मूल्य समान है। तो अगर आप यहाँ पर 14 नोटबुक के सेलिंग प्राइस में से माइनस कर दें 14 नोटबुक का कॉस्ट प्राइस, तो ये जो लाभ निकल के आएगा ये आपको यहाँ पर दे रखा है 9 नोटबुक के सेलिंग प्राइस के बराबर है। तो इसको सोल्व कर दीजिए, यहाँ से 5 सेलिंग प्राइस इक्वल टू आ जाएगा 14 कॉस्ट प्राइस। तो अगर आप यहाँ पर सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस का रेशियो कैलकुलेट करें तो ये 14:5 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 5 की वस्तु 9 अधिक में बेची गई, कितने पर, तो 5 पर और गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 20×5 100 यानी कि 180 डिग्री, आप 180% जो है ये आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए एक परीक्षा में 120 छात्रों द्वारा जो है प्राप्त किए गए औसत अंक 50 हैं। यदि उत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक 70 हैं और अनुत्तीर्ण छात्रों के औसत अंक जो है 30 हैं, तो परीक्षा में उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है? ये यहाँ पर उत्तीर्ण यानी कि पास मान लीजिए। ठीक है, और इसके बाद यहाँ पर फेल यानी कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या आप यहाँ पर F मान लीजिए। अब यहाँ पर इनका औसत आपको 50 दे रखा, ये सॉरी यहाँ पर ये 70 दे रखा है, और यहाँ पर इनका औसत जो है ये आपको 30 दे रखा है, और यहाँ पर सभी का औसत जो है ये 50 दे रखा है। तो एलिगेशन जब लगाएंगे तो डिफरेंस करिए, यहाँ पर 20 का डिफरेंस, यहाँ पर भी 20 का डिफरेंस। जब रेशियो बनाएंगे तो 1:1, ये पास और यहाँ पर फेल छात्रों का जो है आपके पास रेशियो आ जाएगा। जब इनका टोटल करेंगे तो टोटल 2 यूनिट हो रहा है, यानी कि टोटल कितने छात्र हैं? 2 यूनिट, जबकि आपको प्रश्न में दिए गए 120, तो यानी कि कितना गुणा दे रखा है? 60 गुणा डेटा दे रखा है। तो आपको यहाँ पर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या बतानी थी, यानी कि पास का आपको देखना था। तो ये भी 1 ना होकर 1 का 60 गुणा करेंगे तो 60 ही आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ पर आप इंग्लिश में भी इसको पढ़ सकते हैं, यहाँ पर वीडियो को पॉज करके। ठीक है, तो इसमें आप यहाँ पर देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही। अब देखिए वर्ष Y1 में जो है S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या से अनुपात बताना है। Y1 में देखना S1 का 300 और Y2 में S2 का देखना है तो 600। जब आप 300 का 600 के साथ रेशियो बनाएंगे तो ये आपका यहाँ पर 1:2 आएगा, जबकि 3:1 दे रखा है, इनकरेक्ट हो जाएगा। Y3 में देखना S1 की जनसंख्या S2 की जनसंख्या का 140% है, तो यहाँ पर ये 350 जो है ये 250 का कितना प्रतिशत है ये आपको देखना है। तो यहाँ पर ये 0 से आपके पास ये 0 कट जाएगा, 2500 के 100 हो जाएगा, यानी कि 35 का 4 गुना 140% आपके पास आ जाएगा। ठीक है, और ये आपको दे रखा है, तो स्टेटमेंट सेकंड आपका करेक्ट दे रखा है, तो केवल सेकंड आपका सही है। नेक्स्ट देखिए, अब इसमें देखिए यहाँ पर 300 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पेड़ को 20 सेकंड में पार करती है और विपरीत दिशा में चल रही समान लंबाई की दूसरी ट्रेन को 25 सेकंड में पार करती है। दूसरी ट्रेन की चाल क्या है? तो यहाँ पर देखिए 300 आपके पास ये मीटर की उसकी लंबाई थी और यहाँ पर 20 सेकंड में पार कर देते, तो इसकी स्पीड आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगी 15 मीटर प्रति सेकंड। अब ये जो दूसरी ट्रेन थी इसकी चाल अगर आप x मान लेते तो यहाँ पर ये ट्रेन इस ट्रेन के विपरीत दिशा में चल रही थी, यानी कि रिलेटिव स्पीड आपके पास 15 प्लस का x हो जाएगी, यानी कि इस स्पीड से कवर होगी दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ। अब दोनों ट्रेनों की लंबाइयाँ समान थी, एक ट्रेन की लंबाई 300, तो दोनों की लंबाई आपके पास कितनी हो जाएगी? 600 हो जाएगी। और ये आपके पास जो टाइम लगेगा वो आपको दे रखा है 25 सेकंड का, तो 25 से अगर आप इसको डिवाइड करेंगे एक बार कट जाएगा, 25 चौके 100, 6 चौके 24 आ जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 24 इक्वल टू 15 प्लस का x आ जाएगा, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 9 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, एक घनाभ की लंबाई और चौड़ाई का योग आपको 4 सेंटीमीटर दे रखा है। लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है। यदि घनाभ की ऊंचाई उसकी लंबाई और चौड़ाई के योग की आधी है तो घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए लंबाई और चौड़ाई का योग आपको 4 दे रखा है, लंबाई जो है चौड़ाई की यहाँ पर 3 गुनी आपको दे रखी है, और ऊंचाई जो है यहाँ पर ये लंबाई और चौड़ाई के योग का आधा आपको यहाँ पर दे रखा है। तो ये 4/2 करेंगे, यानी कि आपके पास यहाँ पर बराबर 2 आपके पास ये हाइट आ जाएगी सेंटीमीटर में। ठीक है, अब इसमें L बराबर आपके पास 3b है, तो अगर आप यहाँ पर 3b रखेंगे
तो ये 4b बन जाएगा और ये इक्वल टू 4 यानी कि b इक्वल टू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। चौड़ाई कितनी आई 1 आई, तो यहाँ पर b की जगह 1 रखेंगे तो लंबाई कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिखेंगे लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो लंबाई यहाँ पर आपकी 3 आई और यहाँ पर ये चौड़ाई जो है ये 1 आई सेंटीमीटर में और ऊंचाई जो है ये आपके पास 2 आई। ठीक है, अब फॉर्मूला यहाँ पर होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2 इंटू में LB प्लस का BH प्लस का HL। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको तो लिखना नहीं है, आप डायरेक्ट कैलकुलेट करेंगे। 2 इंटू में 3 इंटू में 1 3 प्लस 1 इंटू में 2 2, 3 दूनी का 6 हो जाएगा और ये आपके पास 8 और 3 11, 11 दूनी का 22 सेंटीमीटर स्क्वायर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये भी आपको यहाँ पर देखिए साइन m इंटू में साइन n चाहिए, कोस m इंटू में कोस n चाहिए। तो यहाँ से आपको ये दिखाई पड़ रहा होगा कि अगर आप स्क्वायर कैलकुलेट कर दें तो आपके पास आंसर बन सकता है। ठीक है, और फिर आप उनको 2 समीकरण बनेंगे, उनको ऐड करा देंगे तो यहाँ पर आंसर आपके पास कैलकुलेट होकर आ जाएगा। तो पहले हम ये काम करते हैं भाई, दोनों साइड यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं, इस साइड भी स्क्वायर कर देते हैं और यहाँ पर इसका भी इस साइड से स्क्वायर कर देते हैं। तो पहले इसका स्क्वायर करें तो यहाँ पर ये आपके पास बनेगा साइन स्क्वायर m प्लस का साइन स्क्वायर n और प्लस का 2 साइन m और इंटू में ये आपके पास साइन n आ जाएगा और ये बराबर p का स्क्वायर। इसी तरह से यहाँ पर दूसरे समीकरण से आपके पास बन जाएगा कोस स्क्वायर m प्लस का कोस स्क्वायर n और प्लस का 2 इंटू में कोस m और इंटू में ये आपके पास कोस n हो जाएगा और ये बराबर क्यू स्क्वायर। ये 2 समीकरण आपके पास बन चुके हैं, इन दोनों समीकरणों को क्या कर दीजिए आप ऐड कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों आपस में मिलेंगे यानी कि 1 बना लेंगे और यहाँ पर भी आपस में मिलेंगे तो 1 बना लेंगे जोड़ेंगे तो। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। तो 1 प्लस 1 2 तो ये बन जाएगा, प्लस 2 यहाँ से कॉमन ले लेंगे और ऐड करेंगे तो ब्रैकेट में देखिए साइन m, ये साइन m इंटू में ये साइन n और यहाँ पर प्लस के अंदर ये कोस m इंटू में कोस n और ये बराबर की साइड में देखिए p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि हमने दोनों समीकरणों को ऐड किया है। ठीक है, अब एक चीज़ यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 2 उधर माइनस में चला जाएगा और 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, ये आपके पास यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा। तो इधर क्या बचा साइन m इंटू में साइन n और ये प्लस के अंदर कोस m इंटू में ये कोस n और ये बराबर की साइड में देखिए p स्क्वायर प्लस का q स्क्वायर। ये पहले 2 इधर आएगा तो माइनस में आ जाएगा, अब ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई में ये बट्टे में आ जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। आंसर लगा दीजिए ऑप्शन नंबर 3। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये 6 के पावर x इक्वल टू यहाँ पर 3 के पावर y इक्वल टू 2 के पावर z लिखा हुआ है। अगर हम इसको बराबर मान ले, किसी भी वैल्यू के बराबर मान सकते हैं या फिर कोई भी अल्फ़ाबेट आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं बराबर मान लीजिए p के मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर आप 1 भी मान सकते हैं, 2 भी मान सकते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन उसमें आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ये अगर आपने p मान लिया, अगर 6 की पावर x बराबर p लें तो यहाँ पर 6 इक्वल टू क्या आ जाएगा p की पावर 1/x आ जाएगा। इसको थोड़ा सा यहाँ पर समझिए, जैसे कि x स्क्वायर बराबर मैंने 36 लिखा तो यहाँ से स्क्वायर हटाते ही x इक्वल टू क्या हो जाता है 36 की पावर 1/2 हो जाता है। ये आपने देखा होगा, यहाँ पर पावर जो है 1 के बट्टे में चली जाती है बराबर के उस साइड। ठीक है, तो यही काम मैंने यहाँ पर किया है। अब यहाँ से अगर इसको इसके p के बराबर लें तो 3 बराबर आपके पास p की पावर 1/y आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पर ये 2 बराबर आपके पास क्या आ जाएगा p की पावर 1/z आ जाएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर देखिए, अगर आप इस 3 को 2 से गुणा करा दे तो बराबर 6 आ रहा है, यानी कि 3 गुणे 2 कराइए बराबर 6 आ जाएगा। ठीक है, तो 3 की वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे p की पावर 1/y और फिर यहाँ पर जो है 2 की यहाँ पर आप वैल्यू रखेंगे p की पावर 1/z और ये बराबर 6 की जगह आप रखेंगे p की पावर 1/x। अब यहाँ पर आपने पढ़ा होगा कि जब भी हमारे पास बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो तो गुणा कराने पर घाते क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैं इस साइड यहाँ पर ये लिख रहा हूँ, p की पावर क्या हो जाएगा 1/y प्लस का 1/z हो जाएगा बराबर p की पावर 1/x। अब आपने ये भी पढ़ रहा होगा कि अगर बेस सेम हो और घातें अलग अलग हों और वो दोनों आपके पास वैल्यू बराबर दे रखी हों तो यहाँ पर कंपेयर कराने पर घातें क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है।
तो 1/y प्लस 1/z इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/x। तो 1/x इस साइड ले आते हैं तो 1/y प्लस का 1/z और ये माइनस का 1/x बराबर 0 आपके पास आंसर आ जाएगा और यही आपसे पूछा गया था। तो ऑप्शन नंबर 4 आपके प्रश्न का सही आंसर होगा। ठीक है, अब इसमें देखिए यहाँ पर ट्राइंगल पी क्यू आर का अंतः केंद्र ओ है। यदि एंगल पी ओ आर बराबर 120 डिग्री है तो यहाँ पर ये एंगल पी क्यू आर का मान बताना, ये एंगल का सिंबल होगा यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर एक ट्राइंगल हम बना लेते हैं। ये मान लीजिए आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है, पी क्यू और आर, इसका अंतः केंद्र यहाँ पर मान लेते हैं, ये इसका ओ दे रखा है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर ये ओ हमने इसका अंतः केंद्र मान लिया। अब अगर हम यहाँ पर इनको मिला दें, पी को ओ से और ये आर को भी ओ से, तो ये जो पी ओ आर एंगल बन रहा है ये आपको यहाँ पर 120 डिग्री दे रखा है। और आपसे पूछा क्या गया है पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये वाला एंगल अगर थीटा मान ले तो ये वाला एंगल आपके पास यहाँ पर फॉर्मूला होता है 90 प्लस का थीटा बटे 2, जबकि यहाँ पर ये वाला एंगल 120 दे रखा है तो ये बराबर 120 कर देंगे तो यहाँ से थीटा की वैल्यू आ जाएगी। भाई यहाँ पर थीटा बटे 2 30 आएगा बराबर है, तो यहाँ पर थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री आ जाएगा। और ये वाला एंगल आपसे पूछा गया था यानी कि पी क्यू आर, यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री है, तो आंसर लगा दीजिए 60 डिग्री। अब इसमें देखिए यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे तो एक बार तो हम करेंगे एम माइनस का एन और एक बार करेंगे हम एम प्लस का एन, और ये आपके पास यहाँ पर बराबर जो है 21 दे रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर इसकी वैल्यू तो आपको दे रखी है यहाँ पर 3, तो यहाँ पर इसकी जगह आप 3 रखेंगे तो ये 7 त्रिका 21 7 बार कट जाएगा। एम प्लस एन बराबर कितना है 7। पी का न्यूनतम संभावित मान कितना है जिसके लिए जो है ये संख्या 9 से विभाज्य है, तो 9 से विभाज्य 5 3 8 1 9 कट जाएगा। 8 4 12 में से 9 चला गया, 3 बचा, यानी कि प्लस के अंदर ये पी भी 3 बार ऐड होगा तो 3p आएगा और बट्टे के अंदर 9। 3 ऊपर से कॉमन लिया तो ब्रैकेट में 1 प्लस का p आया और बट्टे के अंदर 9। 3 से डिवाइड किया तो ये 3 बार कट जाएगा, यानी कि 1 प्लस का p और बट्टे के अंदर 3 आया। तो ये आपके पास वैल्यू अगर 3 से डिवाइड हो, इसके लिए p का मान न्यूनतम मान क्या होना चाहिए 2 होना चाहिए, तो आंसर लगा दीजिए। एक विक्रेता एक घड़ी पर 9% का बट्टा देता है। यदि वह 6% का बट्टा देता तो वह ₹30 अधिक लाभ अर्जित करता, अंकित मूल्य कितना होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर यहाँ पर ये छूट 9% के बजाय 3% के देता तो लाभ कितना प्रतिशत का होता, 3% का प्रॉफिट होता। बट यहाँ पर आपको प्रॉफिट 30 रुपये का दे रखा है, तो यहाँ पर ये 3% की वैल्यू 30 है, तो डेटा यहाँ पर 10 गुना लिखा हुआ है। जबकि यहाँ पर अंकित मूल्य जो था वो अपने आप में 100% था, तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये भी 100 ना होकर 100 का 10 गुना करेंगे, यानी कि 1000 रुपये आपके पास अंकित मूल्य मार्क प्राइस आ जाएगा। ठीक है, एक निश्चित राशि साधारण ब्याज दर पर जो है साधारण ब्याज दर से जो है 5 वर्षों में 4 गुना हो जाती है, और उसी साधारण ब्याज दर से जो है 15 वर्षों में यह राशि कितने गुना हो जाएगी। तो 5 वर्षों में 4 गुना, यानी कि एक अगर आपके पास प्रिंसिपल था तो अमाउंट कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ब्याज देख लीजिए कितने का मिला, 3 का मिला। किस दौरान, 5 वर्ष के दौरान, यानी कि 5 वर्ष में ब्याज 3 मिला, तो 15 वर्ष में आपका यहाँ पर ब्याज कितना मिल जाएगा 9 मिल जाएगा। दोनों साइड 3 से गुणा करा दिया। अब राशि आपके पास यहाँ पर 1 थी और यहाँ पर 9 का ब्याज मिला। भाई 9 का ब्याज मिला तो राशि आपके पास 1 में 9 ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगी, यानी कि अब पहले की तुलना में कितनी गुना हो गई 10 गुना हो गई। तो आंसर लगा दीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो जो इंग्लिश वाले हैं वो यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। भाई आप इसमें देखिए सभी 5 स्कूलों में पुरुष शिक्षकों की कुल संख्या, 5 स्कूलों में महिला शिक्षकों की कुल संख्या का इतना प्रतिशत है। तो यहाँ पर ये आपको जो है इनका टोटल करना है, तो ये 260 लिखा हुआ है, ये 280। चलिए मैं यहाँ पर ये डेटा पहले लिख देता हूँ, ये आपको क्लियर दिखाई नहीं पड़ रहा होगा। ये 260, ये 280 और ये 270 और ये आपके पास 250 और ये 230। जब आप इनको ऐड करेंगे तो 400, ये 540 और ये 610, 710, 760 और 860, 890 और 1 सेकेंड, ये आपके पास यहाँ पर 540 हुआ था, 540 और यहाँ पर ये आपके पास यहाँ पर 610 और ये 810 होगा, 610 और 810 और ये 860 होगा और ये 1060 हो जाएगा, 1090 और ये 1290 आपके पास इनका टोटल आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, महिला शिक्षकों का टोटल करेंगे। तो महिला शिक्षकों का आपके पास ये वाला ग्राफ दे रखा है, ये 280
270, 220, 210, 230। जब आप इनका टोटल करेंगे तो यहाँ पर ये कितना हो रहा है 400, और ये आपके पास यहाँ पर 550, 570, 770, 780, और यहाँ पर 780, 980 और 1010, और ये 1210 आपके पास इनका टोटल आ जाएगा। ठीक है, अब ये 1210 का 1290 कितना प्रतिशत है ये आपको कैलकुलेट करना था। तो यहाँ से 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि आप 12,900 में डिवाइड करेंगे 121 का। तो देख लीजिए यहाँ पर भाई 121 का भाग यहाँ पर 10 बार चला जाएगा, तो 1210 इसमें से घटाएंगे, 80 बचा, उतारेंगे ये 0, यानी कि 800 हो जाएगा। 800 में देखिए 8 बार तो जाएगा नहीं, 7 बार, 7 बार भी नहीं जाएगा, ज़्यादा जा रहा है 800 से। ठीक है, तो 6 बार देखिए ये आपके पास यहाँ पर 21 के 126 और ये 726, यानी कि 6 बार चला जाएगा। बचा कितना 800 में से 726 घटाएंगे तो 74 बचा, उतारेंगे 0, 740, फिर से 6 बार चला जाएगा। और अब यहाँ पर 740 में से 726 घटाया तो 14 बचा, और 10 फिर से उतारेंगे तो ये आपके पास यहाँ पर 140 आ जाएगा, और 1 बार चला जाएगा अब भाग, और ये आपका यहाँ पर यही दे रखा है। ठीक है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट दे रखा है। स्कूल ए में महिला शिक्षकों की, ये आपका फर्स्ट कैलकुलेट किया। ठीक है, ये सही है। महिला स्कूल ई में जो है महिला शिक्षकों की संख्या स्कूल आई में पुरुष शिक्षकों की संख्या से इतना प्रतिशत अधिक है। तो आई ई में आपको यहाँ पर देखना महिला शिक्षकों का, यानी कि 280, और आई में देखना पुरुष शिक्षकों का, तो आई में यहाँ पर है, और ये पुरुष शिक्षक यहाँ पर ये 230 मान लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पर ये इससे कितना ज़्यादा, भाई 50 ज़्यादा आपको दिखाई पड़ रहा है, किस से 230 से, और गुणा कर देंगे 100 से, तो यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, यानी कि 500 में आपको डिवाइड करना है 23 का, तो 23 दूनी का 46, यानी कि 2 बार भाग चला जाएगा। जबकि यहाँ पर देखिए पहला अंक आपका 1 दे रखा है, तो ये सेकंड स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट हो जाएगा, और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा सही नहीं है, तो सेकंड यहाँ पर सही नहीं है। तो थोड़ा सा यहाँ पर प्रश्न पढ़ते समय ध्यान दे लिया करें। ठीक है, ज़्यादातर मिस्टेक्स यहीं पर होती हैं। अब इसमें देखिए ट्रायंगल एमएनओ की माध्यिका mx है, और यहाँ पर ट्रायंगल एमएनओ का केंद्रक y है। यदि yx इक्वल टू 12 सेंटीमीटर तो mx की लंबाई कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक ट्रायंगल बना लेते हैं MNO, और इसमें जो है mx इस ट्रायंगल की माध्यिका आपको दे रखी है। ठीक है, ये mx आपके पास ये माध्यिका दे रखी है, और इसका केंद्रक जो है वो आपको y दे रखा है। तो मान लीजिए यहाँ पर ये y है, तो आपको ये पता है कि ये केंद्रक जो होता है ये माध्यिका को 2:1 के अनुपात में बांटता है। ठीक है, और ये आपको y एक्स जो है इस 1 यूनिट की वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखी है। तो यहाँ पर टोटल mx की वैल्यू आपको बतानी है, तो mx आपका टोटल 2 और 1 3 यूनिट हो जाएगा, यानी कि ये भी आपके पास 3 ना होकर 3 का अगर 12 गुणा करेंगे, क्योंकि 1 यूनिट की वैल्यू 12 है, तो 12 3 36 सेंटीमीटर आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब इसमें देखिए यहाँ पर ये आप 3 कॉमन ले लें, भाई आपको इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a² + b² ब्रैकेट में बचेगा, और 3 इंटू में इसकी आपके पास यहाँ पर देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है, इसमें से माइनस कर देते हैं 2ab। ठीक है, अब यहाँ पर 3 इंटू में इसकी वैल्यू आप यहाँ पर रखेंगे। देखिए आपको पहले तो 2ab की वैल्यू आपको यहाँ पर चाहिए होगी, तो यहाँ से 4 से डिवाइड कर देंगे तो 2ab आ जाएगा, और ये बराबर 6 चौके 24 और 4 चौके 16। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए, भाई a + b की वैल्यू आपको 24 दे रखी है, 24 का स्क्वायर 576 हो जाएगा, -64 64 किया तो ये बराबर 3 इंटू में ये 512 आएगा, और 512 का 3 गुणा, भाई 5 3 का 15 और 12 3 36, 1536 आपके प्रश्न का सही आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये थे आपके पूरे यहाँ तक 25 के 25 प्रश्न, और यहाँ तक की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर।